Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm Professor Zahid Javed. This is lecture number 10 from chapter number 2, Atomic Structure. Now, this lecture is based on student learning outcome. We state that apply Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule to write the electronic configuration of the atoms. तो इस लेक्चर में आपने ये लर्न करना है कि ऑफबो प्रिंसिपल क्या है, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हंस रूल क्या है, और ये तीनों रूल्स और प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम शुरू करते हैं ऑफबो प्रिंसिपल से। ऑफबो प्रिंसिपल Aufbau principle basically gives us order of filling of electrons in the subshells and the orbitals. It gives the order of filling electrons in different subshells, और बाज़ औक़ात हम इसको ऑर्बिटल्स भी इसके साथ शामिल कर लेते हैं। वैसे बेहतर ये है कि इसको सब शेल तक ही रहने दिया जाए। और ये आर्डर किस पे बेस करता है? दिस आर्डर इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ सब शेल्स। तो ऑफबो प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में फिल होगा जिसकी एनर्जी कम है, यानी दिस इज द सबशेल ऑफ लेस एनर्जी। Say this is the subshell of less energy, and this is the subshell of high energy. Subshell of high energy. तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सबसे पहले इस लो एनर्जी के सबशेल में एंटर होंगे, एंड आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ दिस सबशेल the electron will enter into the subshell of next high energy. तो इसलिए ऑफबो प्रिंसिपल जो है इट स्टेट दैट the subshells are filled, the subshells of an atom are filled with the electrons in the increasing order of their energies. In the increasing order of their energies. मिसाल के तौर पे 1s की एनर्जी सबसे कम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, और यहाँ तक सपोज 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2p को फिल करेंगे। 2p की फिलिंग के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s में एंटर हो सकेंगे, और 3s की फिलिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे से 3p ऑर्बिटल में, और 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 4s ऑर्बिटल में, और 4s ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 3d ऑर्बिटल में। 3d ऑर्बिटल की फिलिंग के बाद नेक्स्ट 4p में, 4p के बाद 5s में,
5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में एंटर होंगे। 4d की फिलिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होगी 5p में। 5p के बाद इलेक्ट्रॉन 6s में। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में। 4f के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे 5d में और 5d के बाद 6p में। 6p के कंप्लीट फिलिंग के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे 7s में। 7s के बाद इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे 6d में और 6d के बाद इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे 7s में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होंगे, और 7s की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे आखिर में एंटर होंगे। तो अब हमें कैसे पता चला कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, 7s की एनर्जी सबसे ज़्यादा है? द हाउ द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ दीज सबशेल कैन बी डिटरमिन? दिस इज बाय अप्लाइंग एन अदर रूल विच इज नोन एज द n plus L rule. n plus L rule. n plus L rule states that the energy of subshells increases in the increasing order of their n plus L values. If two subshells have same n plus L values, then the subshell with lower value of n will have less energy. तो n प्लस एल रूल का मतलब जो है वो ये बनता है कि सबशेल की एनर्जी उनकी n प्लस एल वैल्यू की के इंक्रीजिंग आर्डर में इंक्रीज करती है। यहाँ पे n क्या है? n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? l इज़ द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और सपोज कीजिए अगर टू सबशेल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो जिस सबशेल की n वैल्यू लेस होगी उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। तो अब हम देखते हैं कि n प्लस एल रूल अप्लाई करके हम सबशेल्स की एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज ये हमारे पास डिफरेंट सबशेल्स हैं। दिस इज 1s, सेकेंड शेल में टू सबशेल्स हैं, 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d और 4f, फिफ्थ शेल में 5 सब शेल, सॉरी इसमें भी 4 ही हम कंसिडर करेंगे। 4s वैसे होने 5 चाहिए, 5s 5p 5d 5f, 6 में 6 सब शेल होने चाहिए, लेकिन हम सिर्फ 3 कंसिडर करेंगे। 6s क्योंकि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। 6s 6p एंड 6d, और 7 में सिर्फ 7s और 7p हम कंसिडर करेंगे। तो अब अगर आप इनकी n+l वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर लें,
तो ये हो गई 2 + 0 इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 0 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 4 + 0 इज इक्वल टू 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 5 + 0 इज इक्वल टू 5, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 6 + 0 इज इक्वल टू 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 7 + 0 इज इक्वल टू 7, 7 + 1 इज इक्वल टू 8। तो अब अगर आप इन तमाम सब शेल्स को इनकी n+l वैल्यू के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करें तो आप देखिए कि सबसे कम वैल्यू 1s की है, यानी ये 1 + 0 1 हो गया 1s। और उसके बाद देखें ये 2s की वैल्यू जो है वो 2 है 2s। फिर 3 वैल्यू जो है वो 2p की भी है और 3s की भी। तो n+l रूल के मुताबिक 2p में n वैल्यू लेस है तो इसकी एनर्जी कम होगी और 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी। सो इट विल बी 2p देन 3s। उसके बाद 4 वैल्यू आप देखिए, एक 3p की है और उसके बाद जो है वो 4s की है। तो लोअर वैल्यू जो है वो 3d की क्या कहते हैं, ये लोअर वैल्यू जो है ये 3p की है, इसलिए 3p आप लिखिएगा। और उसके बाद जो है वो 4s आ गया। इसके बाद जो है वो 5 वैल्यू देखें, पहले 3d की है और उसके बाद 4p की और उसके बाद जो है वो 5s की है। तो इसलिए ये वैल्यूज़ जो है वो अब आप लिखेंगे ये सबसे पहले 3d के बाद जो है ये 4p, 4p के बाद 5s हो गया। इसके बाद आप देखें कि 6 वैल्यू जो है वो सबसे पहले 4d की है विद लोअर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4d। 4d के बाद ये आप देखें 5p, 5p के बाद ये 6 वैल्यू जो है ये आ रही है 6s की। उसके बाद 7 वैल्यू जो है ये सबसे पहले आ रही है विद लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4f। 4f के बाद 7 वैल्यू आ रही है 5d की और उसके बाद जो है वो 7 वैल्यू आ रही है 6p की और 6p के बाद जो है वो 7 वैल्यू आ रही है 7s की। उसके बाद देखें 8 वैल्यू जो सबसे लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ है वो है 5f। 5f के बाद 6d, 6d के बाद जो है वो आखिर में इलेक्ट्रॉन जो है वो 7p में एंटर होंगे। यानी n+l रूल के मुताबिक द n+l रूल जो है वो आफ्बो प्रिंसिपल में आप अप्लाई करें in order to write the subshells in the increasing order of their energies। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s की और हाईएस्ट एनर्जी 7p की। तो इस तरह n+l रूल अप्लाई करके आपने इन सबशेल की रिलेटिव एनर्जी मालूम की और अब आफ्बो प्रिंसिपल के मुताबिक आप इसी आर्डर में इनमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो फिलिंग करेंगे
तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो जितनी इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो हम इन सब शेल के ऊपर जो है वो सुपरस्क्रिप्ट नंबर या पावर के तौर पे जो है वो यूं इस तरह जो है वो लिखेंगे। ठीक है जी। अब यही ऑर्डर हम एक ग्राफिकल मेथड से भी हासिल कर सकते हैं। ये तो हमने n+l वैल्यूज कैलकुलेट करके ये हमने ऑर्डर जो है वो हासिल किया है। तो हम यही जो है ऑर्डर एक ग्राफिकल मेथड से भी हासिल कर सकते हैं। से दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड 2p। ये सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, 3s, 3p और 3d, 4s, 4p, 4d और 4f, 5s, 5p, 5d और 5f, 6s, 6p और 6d, 7s और 7p। ये n इजिकल टू 1 फर्स्ट शेल के सब शेल, सेकेंड शेल के सब शेल, थर्ड शेल के सब शेल, फोर्थ शेल के सब शेल, फिफ्थ शेल के सब शेल, सिक्स शेल के सब शेल और सेवन्थ शेल के सब शेल। अब अगर आप इनको डायगोनल एरो से जो है वो यूं लिंक कर लें, यहाँ से फिर आप वापस मूव कीजिए लाइक दिस। अब आपने इन एरोस की डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो अगर आप इन एरोस की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, ये इस तरह से देखिएगा, वन एस, ये आपके पास ये 1s आ गया। यहाँ से फिर वापस ने 2s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 4d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। आपके पास यही जो है वो ऑर्डर आ जाएगा सब शेल्स का इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो आपने n+l रूल से जो है वो कैलकुलेट किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले जो है वो आपने एटॉमिक नंबर देखना है। सपोज सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, आपने 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो अब आप सब शेल्स को जो है वो आफ्बो प्रिंसिपल के मुताबिक उनके इंक्रीजिंग आर्डर में लिख लीजिए। ये आपने इंक्रीजिंग आर्डर में लिखा, 1s, 2s, 2p और उसके बाद जो है वो 3s, 3s, 3p। सपोज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन जो है जो फिल करने हैं वो सुपरस्क्रिप्ट नंबर या पावर की सूरत में लिखेंगे। 1s में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन फिल हुए।
और अब आपने 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s में फिल हुआ। इसका मतलब यह है कि आपको 3p की ज़रूरत नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांट नंबर इन्वॉल्व हो रहा है और एजीम्यूथल क्वांट नंबर इन्वॉल्व हो रहा है। आगे चल के हम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो स्टडी करेंगे जिनमें ये चारों क्वांट नंबर इन्वॉल्व हों। तो अब जो नेक्स्ट रूल जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए जो हमें मद्देनज़र रखना है, दैट इज़ पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पालीज exclusion principle। पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली इस बात को एक्सप्लेन करता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी सूरत में अकोमोडेट हो सकते हैं अगर उनके स्पिन क्वांट नंबर एक दूसरे से डिफरेंट हों। तो ये कैसे है, इसका पहले स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of 4 quantum numbers, 4 quantum numbers। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज दिस इज हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम प्रिंसिपल क्वांट नंबर और एजीम्यूथल क्वांट नंबर के मुताबिक लिखें 1s2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांट नंबर की वैल्यू 1 क्योंकि फर्स्ट शेल में मौजूद है। दूसरे के लिए भी प्रिंसिपल क्वांट नंबर की वैल्यू 1 क्योंकि वो भी 1s में मौजूद है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये एस सब शेल में मौजूद है, इसलिए प्रिंसिपल क्वांट नंबर की वैल्यू 0, सॉरी एजीम्यूथल क्वांट नंबर की वैल्यू 0। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एस सब शेल में मौजूद है, इसलिए उसकी भी जो है एजीम्यूथल क्वांट नंबर की वैल्यू 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, S ऑर्बिटल, M की वैल्यू 0। और इस तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर S सब शेल में मौजूद है तो उसमें भी एक ही ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, M वैल्यू 0। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो उसकी स्पिन क्वांट नंबर +12। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, उसकी स्पिन क्वांट नंबर -12। तो इस तरह आप ये देख रहे हैं कि इन दो इलेक्ट्रॉन के जो 3 क्वांट नंबर जो हैं वो तो एक जैसे हैं, लेकिन जो फोर्थ क्वांट नंबर है, स्पिन क्वांट नंबर, वो डिफरेंट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के 1s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं, 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो स्पिन करें। तो इस पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांट नंबर। सपोज हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सोडियम इज 1s2, 2s2, 2p6, 3
2s1। तो एक ऑर्बिटल के अलावा अगर आप डिफरेंट ऑर्बिटल या डिफरेंट शेल्स या डिफरेंट सब शेल में कोई से 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें तो उनकी या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज डिफरेंट होंगी, या एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू डिफरेंट होंगी, या फिर उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू डिफरेंट होंगी। तो इस तरह पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक किसी एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हों। नो नेक्स्ट रूल इज द हंड्स रूल। Hund's rule state that if degenerate orbital का मतलब है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसी हो। इफ degenerate orbitals are available for the filling of electrons, then electrons will enter in these orbitals in unpaired form and will not be paired up in the same orbital। तो इस हंस रूल के मुताबिक सपोज कीजिएगा कि ये आपके पास जो है ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। तो इसकी ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन आप देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं। आपके पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। दे आर 2px 2py और 2pz। अब इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑर्बिटल अवेलेबल जो हैं वो 3 हैं। तो हंस रूल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन इन सेपरेट ऑर्बिटल में अनपेड फॉर्म में एंटर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएं, यानी इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो मुमकिन नहीं होगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस 2px ऑर्बिटल में जो है वो एंटर हो जाएं। नो, दिस अरेंजमेंट विल बी इनकरेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होंगे? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2px में, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2py में। अब सपोज कीजिए आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p3। ये वैलेंस शेल का 2s ऑर्बिटल, 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और 3 ऑर्बिटल भी अवेलेबल हैं। तो इन तीनों ऑर्बिटल में हंस रूल के मुताबिक एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। अब सपोज कीजिएगा कि आपके पास ऑक्सीजन 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4।
ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो 2s की फिलिंग के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2px में पेयर अप होगा, और ये ऑफ-बो प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो 3s में नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक के जो है वो लोअर सब शेल जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता, जब तक के 2p सब शेल मुकम्मल नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर सब शेल में एंटर नहीं होगा। तो इसी तरह अगर सपोज आपके पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो नाइन्थ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइन्थ इलेक्ट्रॉन को मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, वो 2py में पेयर अप हो जाएगा। और अगर आपके पास जो है ये नियोन 10 है, तो नियोन जो है का 10th इलेक्ट्रॉन ये 2pz में आपके पास पेयर अप हो जाएगा। तो इस तरह हर्ट्ज रूल के मुताबिक जो है वो अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए अवेलेबल हों, तो वो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में अनपेड फॉर्म में फिल होंगे एंड विल नॉट पेयर अप इन द सेम ऑर्बिटल। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द degenerate orbital so as to have the maximum number of unpaired electrons. The available electrons the available electrons will be filled in the degenerate orbitals so as to have maximum number of unpaired electrons। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 रूल्स हो गए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ये रूल्स अप्लाई करते हुए हम जो डिफरेंट एलिमेंट की और डिफरेंट आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे। तो इन 3 रूल्स के मुताबिक जो है वो सिंपल क्वेश्चन आता है, स्टेट ऑफ-बो प्रिंसिपल, Pauli's exclusion principle and Hund's rule, and justify these rules with the help of at least one example। तो ये आपने रूल्स और जो है ये लॉज वगैरह हैं, ये एज सच आपने याद करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट एटम्स की और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।